अब दूसरा इसका जो फेज़ आता है वो पैलेलिथिक एज, जो कि शुरू होता है 9 लाख BC से 14,000 BC तक। अब इस समय में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उनके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनमें थोड़ा सा एडवांसमेंट आता है। अब यहाँ पर हम 3 तरह के न्यू इंस्ट्रूमेंट्स देखते हैं, वो देखते हैं खुरचनी या स्क्रैपर्स, वेदनी या पॉइंटर्स, और तक्षणी यानी कि ब्यूरन्स। अब खुरचनी को हम जानते हैं, स्क्रैपर जो होता है वो किसी चीज़ को छीलने के लिए उन्होंने बनाया, ख़ास तौर से जैसे पेड़ों की छालों को छीलना या पत्तियों को कहीं से हटाना या सफाई करना, उसके अलावा जानवरों की खाल निकालना या कोई और चीज़ खरोचने के लिए उन्होंने इसको बनाया। फिर आ जाती है बात पॉइंटर की, तो पॉइंट्स जो थे नुकीले थे, किसी चीज़ में छेद करना, उसके लिए उन्होंने इसको यूज़ करना शुरू किया। और तीसरी तक्षणी की बात हमने की, जो ब्यूरन, उसको नक्काशी बनाने के लिए, यानी कि जो कमज़ोर टाइप पत्थर होते थे या कोमल या बहुत सॉफ्ट स्टोन्स होते थे, उनके ऊपर वो नक्काशी करने के लिए या उन्हें खोदने के लिए भी उन्होंने इसका यूज़ किया। तो एक तरह से कार्विंग को हम देख सकते हैं, और कार्विंग को यूज़ करने के लिए उन्होंने इस ब्यूरन को बनाया। अब इनके जो जगह है वो कौन कौन से, तो महाराष्ट्र में नेवासा के पास चिरकी नाम की जगह पर हमें इसके एविडेंसेस मिलते हैं। राजस्थान में थार रेगिस्तान है, उसके बाद डेजर्ट के पास हमें मिलते हैं, और लूनी जो नदी वहाँ से बहती है उसकी जो वैली है उसके पास हमें मिलते हैं। और BN मिश्रा नाम के जो एक हिस्टोरियन है, उन्होंने तो यहाँ लूनी नदी घाटी के पास से एक बहुत बड़ा एक इंडस्ट्री निकाली जहाँ पर ये इस तरह के इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते थे। और उसके बाद जम्मू कश्मीर की हम बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर में भी इसके एविडेंसेस हमें मिले हैं, गुजरात में मिले हैं, उड़ीसा में मिले हैं, और उत्तर प्रदेश में चकिया नाम की एक जगह है, वाराणसी और सिंगरौली में भी हमें इसके एविडेंसेस मिले हैं। मिर्ज़ापुर में बेलन घाटी, जो मैंने आपको पहले भी डिस्कशन किया। मध्य प्रदेश की बात करें तो MP में रायसेन और सोन नदी जो है रिवर है, उसकी घाटी वैली में इसके एविडेंसेस मिले हैं, और समनपुर नाम की एक जगह है, वहाँ भी इसके एविडेंसेस मिले हैं। राजस्थान में अगर हम देखेंगे तो बागन नाम की एक जगह है, बैराज एक जगह है, और कदम्बिनी वैली है, वहाँ पर इसके एविडेंसेस मिले हैं। गुजरात में सौराष्ट्र नाम की जगह पर इसके एविडेंसेस मिले हैं। तो ये एविडेंसेस हमें बताते हैं कि जो लोअर पैलेलिथिक एज के बाद जो मिड पैलेलिथिक एज है उसमें किस तरह के चेंजेस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद अब हम बात करते हैं अपर पैलेलिथिक एज की, यानी कि इस फेज़ के तीसरे चरण की। अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा इनमें चेंजेस देखने को मिलता है। यहाँ पर अब देखते हैं कि आग जलाने वाले पत्थर, जो चकमक पत्थर होता है, उसके स्टोन के थोड़े से हमें एविडेंसेस मिलने शुरू होते हैं। और ये जो फेज़ शुरू होती है, ये शुरू होती है 40,000 BC से, और ये 10,000 BC तक ये आ जाता है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर जो आधुनिक मानव है, यानी कि जो मॉडर्न ह्यूमन है, होमोसेपियन, उनके एविडेंस हमें यहाँ पर मिलने लगते हैं। अब यहाँ एक नई चीज़, इनके जो इंस्ट्रूमेंट्स उनमें चेंज आया, वो आया कि ब्लेड टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ बनने लगे। ब्लेड क्या है? ब्लेड मीन्स उसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई से थोड़ी सी दुगनी लगभग है, और उसके दोनों तरफ एजेस बना के उसको नुकीला कर दिया गया, तो ये ब्लेड हो गया। और इसके अलावा स्क्रैपर्स और ब्यूरन्स तो हमने आपको बताया पहले से मिल ही रहे हैं, तो ब्लेड एक नए तरह का एविडेंस हमें यहाँ पर मिल जाता है। इसके बाद इसके जो मुख्य स्थल हैं वो पाकिस्तान और पश्चिमी भारतीय क्षेत्र हैं, वहाँ पर हमें कुछ मिल जाता है। और दक्षिण में जो आंध्र प्रदेश में रेनीगुंडा नाम की जगह है, यहाँ पर एपेटम चिल्ली नाम की एक जगह है, यहाँ से हड्डियों के बने हुए बहुत सारे औजार इस पर्टिकुलर एज के हमें मिलते हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ इस पर्टिकुलर एज में जो भीमबेटका जगह है भोपाल के पास, मैंने आपको पहले बताया, वहाँ से ब्लू कलर के स्टोन्स से भी बनाए हुए कुछ ऐसे एविडेंसेस हमें मिल जाते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर एज में ये जो इंस्ट्रूमेंट्स उनमें क्या चेंज आता है। अब हम बात करते हैं प्री हिस्टोरिक एज के दूसरे फेज़ की, यानी मेसोलिथिक एज की। यानी मेसोलिथिक एज शुरू होता है 8000 BC से, और ये आता है 4000 BC तक। मध्य पाषाण काल या मध्य पाषाण युग, जिसे पैलेलिथिक एज के बाद मेसोलिथिक एज कहते हैं। मेसोलिथिक एज की जो शुरुआत है वो 8000 BC से 4000 BC तक होती है। अब इस पर्टिकुलर फेज़ में क्या बदलाव आता है, तो इसके लिए हम बात करेंगे। तो इसका जो शुरुआत है वो 8000 BC हमने जहाँ पर देखा है, और ये जो एक स्टेज है, ये मेसोलिथिक एज जो है, ये नव पाषाण काल या न्यूलिथिक एज के बीच का एक ट्रांजिशनल एज है। ट्रांजिशनल एज किसे कहते हैं? जहाँ पर दो पर्टिकुलर टाइम पीरियड या कल्चर्स आपस में मिलते हों और उनके दोनों के सिम्टम्स एक दूसरे के साथ थोड़ा सा जुड़े हों, वो ट्रांजिशनल एज होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये ट्रांजिशनल एज के रूप में हमें देखने को मिलता है। अब
जियोलॉजिस्ट ने, एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने जब इसकी व्याख्या की तो उन्होंने ये देखा कि इस पर्टिकुलर टाइम एक चेंज आया, वो आया क्लाइमेटिकल चेंज, यानी कि तापमान में, टेम्परेचर में थोड़ा सा बदलाव हुआ और वो ज़्यादा बढ़ गया। और इसके बढ़ने का असर सारे जीव जंतुओं पर, इवन ह्यूमंस पे भी पड़ा, और जितने भी क्रीचर्स थे उन पे भी पड़ा। तो कुछ नई प्रजातियाँ मिली, और यहाँ पर जो ह्यूमन बिहेवियर उसमें भी थोड़ा सा बदलाव देखने को मिलता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो ह्यूमन बिहेवियर में जो बदलाव आया वो ये आया कि अभी वो बड़े बड़े जानवर मार के खाने लगा था, यानी कि ग्रुप में रहता था, बड़े जानवरों को एक बार मारा, उसको इकट्ठा कर, लेकिन अब यहाँ पर छोटे छोटे जानवरों को भी वो शिकार करने लगा। उनके जो पेंटिंग्स हैं उनसे हमें ये बात पता लगती है। क्यों? क्योंकि अब थोड़ा सा ट्रांजिशनल एज है और थोड़ा सा चेंज आना शुरू हुआ, तो मानव के नेचर में भी थोड़ा सा चेंज आया। अब वो इंडिपेंडेंट होने की तरफ बढ़ने लगा कि वो अब चाहे तो थोड़े छोटे ग्रुप में भी छोटे जानवर को मार के भी वो अपना जीविका चला सकता है और वो सर्वाइव कर सकता है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो मेन चेंज हम यहाँ पर देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं उनके जो उपकरण हैं, यानी कि उनके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, औजार हैं, टूल्स हैं। उनमें हम देखेंगे कि माइक्रोलिथ क्या कहलाने लगे। वो माइक्रोलिथ मीन्स उनका जो शेप है वो बहुत एडवांस और छोटा हो गया, तो वो माइक्रोलिथ हो गए। और माइक्रोलिथ को हम देखेंगे कि 1875 में हम देखेंगे एडी में CL कार्लाइल ने सबसे पहले जो विंध्य वैली है उसमें पहली बार माइक्रोलिथ खोजे, और इनकी जो लंबाई है वो 1 सेंटीमीटर से लेके 8 सेंटीमीटर तक, मैंने 1 सेंटीमीटर टू 8 सेंटीमीटर तक के ये लंबाई में होते थे। और इनके कई अपने आप में शेप थे और ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में भी बनाए जाने लगे, मीन्स अब थोड़ा सा एडवांसमेंट आने लगा। और इनके जो फॉर्म्स में हम देखते हैं, गोल हैं, ओवल भी हैं, राउंड शेप भी हैं, रेक्टेंगल भी हैं, स्क्वायर भी हैं, और ओवल, कई तरह के शेप हमें यहाँ पर अब इसमें देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा एक और नई चीज़ जो हमें यहाँ इस फेज़ में देखने को मिलती है वो ये देखने को मिलती है कि अब प्रीशियस स्टोन्स को भी अब इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए यूज़ किया जाने लगा। और कुछ इंपॉर्टेंट प्रीशियस स्टोन्स के जो इंस्ट्रूमेंट्स हमें इस पर्टिकुलर टाइम से मिलते हैं वो जैसे चर्ट है, फ्लिंट है, कैल्सिडोनी है, स्फिटक है, जैस्पर है, कार्नेलियन है, अगेट है, और इस तरह के जो वैल्यूएबल या प्रीशियस स्टोन्स थे उनके भी इंस्ट्रूमेंट हमें यहाँ पर पहली बार देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो ब्लेड बनाने की जो टेक्निक थी उसे कहते थे फ्लूटिंग। और ये जो ब्लेड था, मैंने बताया इसकी लंबाई ज़्यादा थी, दुगनी लगभग थी चौड़ाई से। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये नई टेक्नोलॉजी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें क्रोड टाइप का एक शेप भी मिलने लगा। अब क्रोड में क्या होता था कि ये थोड़ा सा सिलेंडर एंड शेप होता था और ये इस पर फ्लूटिंग के निशान मिले। फ्लूटिंग मीन्स खुरेच दिया जाता था और इससे जैसे अलंकरण करते हैं, नक्काशी, फ्लूटिंग करते थे, उस तरह के उस पर निशान भी मिलते हैं। मीन अब वो लोग थोड़ा सा सुंदर भी बनाने लगे हैं। इसके अलावा पॉइंट की बात हमने पहले की है कि पॉइंटर्स हमें यहाँ पर मिलते हैं जो कि नुकीले होते थे। और इसके बाद ल्यूनेट शेप के भी या नवचंद्राकार शेप के भी कुछ ब्लेड हमें यहाँ पर मिलते हैं। तो इस तरह से वो किस लिए काम आते थे, वो किसी चीज़ को कॉन्केव शेप में किसी को खुरचने के लिए वो बनाया जाता है। मीन्स अगर कोई बर्तन बनाना है तो उसको गड्ढा गहरा बनाना है तो शायद ये कॉन्केव शेप में उसे खुरचने के लिए उस स्क्रैपर को बनाया जाता था, जिसे हम लोग ल्यूनेट इन शेप कह सकते हैं। अब इनके जो इम्पॉर्टेंट जो जगह हैं जहाँ से ये मिलते हैं वो साइट्स कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहले हम राजस्थान की बात करेंगे। तो राजस्थान में जो पंचपद्र वैली है वहाँ पर हमें इस फेज़ के यानी मेसोलिथिक एज के माइक्रोलिथ मिलना शुरू हुए। और यहाँ पर तिलवारा नाम की एक जगह है, भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में हमें मिला है। बागौर में यहाँ से जो इम्पोर्टेंट सोर्स मिला है वो ये मिला है कि यहाँ पर जो कैटल्स थे उनकी हड्डियां जली हुई हमें मिली हैं, यानी कि बहुत बड़ी संख्या में उन्हें पाला जाता रहा होगा। और यहाँ से बागौर से हमें 3 स्टेजेस के एविडेंसेस मिलते हैं। और दूसरी बात यहाँ जो हमें मिलती है बागौर से वो ये मिलती है कि यहाँ पर एक तो हमें स्केलेटन मिला है, उसके अलावा यहाँ जो हट्स या झोपड़ी बनाई जाती है तो उनमें प्रॉपर फ्लोरिंग का भी एविडेंस मिलता है। पर बिल्कुल फ़र्श जो बनाया जाता है वो पहली बार, मतलब फ़र्श को अब वो लोग चिकना और मजबूत बनाने लगे। तो ये एविडेंस हमें यहाँ से मिलता है। गुजरात में ये क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, तो गुजरात की अगर हम बात करेंगे तो नर्मदा और ताप्ती, माही, साबरमती जो नदियाँ हैं इनके आसपास के जो एरियाज़ हैं वहाँ पर हमें ये मिलते हैं। बलसाना, हीरपुरा, लंगनाज और अखज नाम की जगह है, वहाँ से भी हमें इस तरह के एविडेंसेस मिलते हैं। और यहाँ पर जो उत्खनन कार्य हुआ, एक्सुमेशन हुआ, उससे यहाँ पर बहुत कुछ निकालने में हमें सहायता मिली। और इन जो जगह है लंगनाज स्पेसिफिक रूप से यहाँ पर 3 टाइप ऑफ स्टेजेस यहाँ पर, जैसे मैंने आपको बताया ट्रांजिशनल फेज था, तो पैलेलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और यहाँ पर न्यूलिथिक एज, तीनों के ट्रांजिशनल एज की हमें यहाँ पर एविडेंसेस मिल जाते हैं। और यहाँ पर लंगनाज से हमें पशुओं की हड्डियाँ यानी कि उनके जो
स्केलेटन से वो भी हमें कई बार यहाँ मिलने लगे हैं। फिर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में तो प्रतापगढ़ जगह इलाहाबाद के आगे थोड़ा सा जाएंगे डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से हमें सरायनहार नाम की एक जगह है, वहाँ पर GR शर्मा जी ने खोज की और यहाँ पर एक छोटी सी कॉलोनी मिली है जो इस पर्टिकुलर मेसोलिथिक एज की एविडेंस है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें कुछ ऐसे गड्ढे मिले हैं जिन्हें खंभों के लिए, पिलर्स को गाड़ने के लिए बनाया जाता है। मीन्स वो अब जो हट बनाते थे उसे बड़ा एडवांस फेज़ में मजबूती के साथ बनाना उन्होंने यहाँ से शुरू कर दिया। इसके साथ साथ हमें यहाँ पर उनकी बैरियर टेक्निक के बारे में पता लगा, यानी समाधियाँ मिली हैं, ग्रेव्स मिले हैं। और ग्रेव्स में हमने यहाँ पर देखा है तो उनके पैर हैं वो पूर्व की ओर हैं और उनका सर जो है वो पश्चिम की ओर रखा जाता था। तो इस तरह से हमें ग्रेव की उनकी जो मेथड था, रिचुअल था, उसको भी हमने जानने में सहायता मिलती है। और यहीं पर एक जगह है महदहा, वहाँ से भी हमें कई पिलर के एविडेंसेस मिले हैं कि पिलर गाड़ने के लिए जो गड्ढे बनाते थे वो हमें यहाँ पर मिलते हैं। और यहीं पर हमें एक जो थॉर्न होते हैं जानवर के, सींगों से बनी हुई एक माला, उसके रिंग बना के, सींगों के रिंग बना के उसकी माला बने। मतलब अब वो यहाँ पर आभूषण भी बनाने लगे। मीन्स अब वो यहाँ पर अपने ऑर्नामेंट्स बनाने शुरू कर दिए उन्होंने और उनकी ज्वेलरीज़ का यहाँ से डिज़ाइनिंग शुरू हो गई। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर कई और ऐसे एविडेंसेस मिलते हैं कि यहाँ पर हिरन, बारहसिंगा, हाथी जैसे जानवर भी यहाँ पर उनके एविडेंसेस भी उनकी हड्डियाँ में मिलती हैं। गेंडा भी यहाँ मिलता है, सूअर भी यहाँ मिलता है, कछुए के एविडेंस हमें यहाँ मिल गए। उसके अलावा हमने देखा है कि यहाँ से कई बहुत ढेर के रूप में पत्तियां भी हमें यहाँ पर मिल जाती हैं। मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा वो लोग करते थे ताकि वो लोग इकट्ठे रह सकें। तो यहाँ पर एक साथ बहुत सारे एविडेंसेस मिलते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और मैं बता दूं, यहाँ पर एक ऐसी ग्रेव मिली है जहाँ पर एक साथ 2 लोगों को बरी किया गया, दफनाया गया है। तो ये जो है बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस हैं जो मेसोलिथिक एज को हमें बताने में सहायता करते हैं। अब महदहा से आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे तो 5 किलोमीटर दूर महदहा से हम आगे बढ़ें तो दमदमा नाम की एक जगह है, वहाँ पर भी हमें इस मेसोलिथिक एज या मध्य पाषाण काल के कुछ एविडेंसेस मिलते हैं। और इसके साथ ही हमें यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर कई जो सींग से बने हैं, थॉर्न से बने हुए कई ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हमें यहाँ पर मिलते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एक साथ 41 कब्रें मिली हैं, यानी कि उनकी बहुत सारे ऐसे हमें यहाँ पर ग्रेव्स मिली हैं जो 41 हैं। और पहली बार इतनी बड़ी मात्रा में हमें ग्रेव्स यहाँ, यानी कि लोग अब स्थायी रूप से यानी सेटल होना शुरू होने लगे थे। तो पहली बार मेसोलिथिक एज में हमें यहाँ पर एविडेंसेस मिलते हैं कि लोग अब स्टेबल होना शुरू हो गए। तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ वो अपने आप को स्टेबल करने लगे। अब आगे हम देखेंगे चौपानी मंडो जो जगह है वो इलाहाबाद के पास है और यहाँ से भी मध्य पाषाण काल या मेसोलिथिक एज के कुछ हमें उपकरण मिलते हैं। यहाँ से कुछ हमें मृदभांड यानी उनके वेयर्स जो वेसल्स थे वो यूज़ करते थे, उनको भी हमें एविडेंसेस मिल जाते हैं। और सबसे ख़ास बात यह है कि यहाँ पर हमें एक फ्लोर मिला है जो पत्थर का बनाया हुआ है, यानी स्टोन के फ्लोर्स बनाने यहाँ पर उन्होंने पहली बार शुरू कर दिए। और इसके साथ साथ हम देखेंगे, आगे बढ़ेंगे पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल की तरफ, तो वेस्ट बंगाल में दामोदर रिवर वैली जो है वहाँ पर वीरभानपुर है और यहाँ पर बीबी लाल ने एग्जीबिशन किया, उसमें उन्हें बहुत कुछ यहाँ पर मिलता है। उसके बाद हम देखते हैं एमपी यानी मध्य प्रदेश में होशंगाबाद जो डिस्ट्रिक्ट है उसके पास आदमगढ़ नाम की जो जगह है वहाँ पर कई गुफाएं मिली हैं। यहाँ पर 2500 माइक्रोलिथ मिले हैं और यहाँ पर हमें देखते हैं कई पेट एनिमल्स के एविडेंसेस भी मिलते हैं, उनके स्केलेटन यहाँ मिलते हैं। और पचमणी नाम की एक जगह भी जो एमपी में है उसके पास भी कुछ ऐसी केजेस मिली हैं जो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करती हैं। उसके बाद आंध्र प्रदेश की बात करें तो नागार्जुन कुंड, गिदलूर, रेनीगुंडा से भी मेसोलिथिक एज के कुछ एविडेंसेस मिलते हैं। महाराष्ट्र के पास जो KRV टॉड थे उन्होंने खुदाई की और 1950 में बम्बई जो शहर है उसके पास उन्होंने एग्जीबिशन किया और उसके बाद उन्हें बहुत सारे ऐसे एविडेंस मिले और यहाँ पर उन्होंने नाव खोजी यानी कि मछली पकड़ने के लिए यूज़ करते थे, उनके भी एविडेंसेस यहाँ पर मिलते हैं। यानी मछुआरा समुदाय वहाँ पर रहता था। उसके बाद कर्नाटक की बात करें तो बेंगलोर के पास जलालहल्ली नाम की जगह है, वहाँ पर स्फटिक का जो इंडस्ट्री है वो मिलता है। स्फटिक क्या होता है? ये क्रिस्टल स्टोन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट और प्रीशियस है, इसका भी एक इंडस्ट्री वहाँ पर मिलती है। फिर संगन कुल्लू, वेलगांव से भी यहाँ के बहुत सारे एविडेंसेस माइक्रोलिथ इस एरिया में मिलते हैं। फिर तमिलनाडु की बात करें तो जो रिवर साइड एरिया है, टेरी ग्रुप जिसको नाम दिया गया, वहाँ से भी हमें बहुत सारे एविडेंसेस मिलते हैं और यहाँ से भी एक पत्थर की जो इंडस्ट्री है उसके लिए भी हमें एक एविडेंस मिल जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस एरिया में पर्टिकुलर हमें ये सारे एविडेंसेस मिल जाते हैं। अब बात करते हैं इनके लाइफ स्टाइल की, तो जीवन स्तर कैसा था? तो जीवन स्तर जैसा हमने पिछली बार में देखा
तो माइक्रोलिथ एज में यानी कि मेसोलिथिक एज में कैसा रहा होगा। तो इस एज में हम देखेंगे कि लोग अभी भी शिकार पे डिपेंडेंट हैं, अभी भी वो कृषि करना नहीं सीखे हैं। लेकिन अब यहाँ पर हम देखते हैं कि उन्होंने कई पशुओं को पालतू भी बना लिया, और पालतू बनाने का मतलब उनका था उनके साथ रह के उन्हें खाने भी लगे वो, यानी कि एक तरह से वो एग्रीकल्चर था उनका कि उनको पालो भी और उनको हम एज ए हमारी मील में भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से पहली बार हम यहाँ पर इस तरह के एविडेंसेस देखते हैं, और ये थोड़ा सा एडवांसमेंट उनके रहन सहन में, लाइफ स्टाइल में आया। और यहाँ पर बर्तन के जो एविडेंसेस हमें मिलते हैं, यानी कि वह वेसल्स बनाने लगे, कैसे हमें उनको यूटिलाइज़ करना है, कैसे कन्वीनियंट बनाना है अपने लाइफ स्टाइल को, उसके लिए वो वेसल्स को भी यूज़ करने लगे। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ हमें मिलती है ग्रेव्स। ग्रेव्स में हमने देखा है कि वो लोग अब इस रिचुअल से परिचित हो गए, इंट्रोड्यूस हो गए कि किसी तरह से जब ग्रेव में हम अपने लोगों को दफनाते हैं तो उनके साथ उनका प्रेम और उनका लगाव हम यहाँ पर, अफेक्शन हम यहाँ देखते हैं। और यहाँ पर उनकी बिलोंगिंग्स को, उनके जो यूज़ करने वाली चीज़ें थी वो उनके साथ वो गाड़ दिया करते थे। तो ये इस तरह का रिचुअल हमें यहाँ पर पहली बार देखने को मिलता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि इस समय में जो हमें पेंटिंग्स मिली हैं उससे इनके रोज़मर्रा के या दैनिक जीवन के, डेली लाइफ के जो काम थे उनका अंदाज़ा हमें यहाँ पर मिल जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इस समय पर्टिकुलर में लोग अब गाँव के फॉर्म में तो नहीं रहते, लेकिन संगठित होकर एक समूह के रूप में रहने लगे, और छोटी छोटी 4 से 10 झोपड़ियाँ जो बना ली और उसमें इकट्ठे रह के, ताकि धूप से बच सकें या बरसात से बच सके, इस तरह की चीज़ें उनमें हमें देखने को मिलने लगी। तो पहली बार हमने देखा कि प्रागैतिहासिक काल में, यानी कि प्री हिस्टोरिक एज में, हमने जो 3 फेजेस डिवाइड किए थे मेन, उनमें पहला फेज़ था पैलेलिथिक एज, उसके हमने 3 भागों को डिवाइड करके उनको अलग अलग स्टडी किया। उनमें देखो पहला था लोअर पैलेलिथिक एज, फिर मिड पैलेलिथिक एज, फिर अपर पैलेलिथिक एज, और फिर उसके बाद हम दूसरे फेज़ में आए मेसोलिथिक एज में। और मेसोलिथिक एज के बारे में जहाँ हमने माइक्रोलिथ और ये सारे चीज़ों की हमने बात की। अब इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा, उस लेक्चर में हम बात करेंगे नवपाषाण काल की। नवपाषाण काल, जिसके बारे में हमने इस टॉपिक में चर्चा की थी, और यहाँ से एक्चुअल हिस्ट्री और सिविलाइजेशन की शुरुआत के जो हमें एविडेंसेस मिलते हैं, जो बाद में सिंधु घाटी सभ्यता में भी हम देखेंगे कैसे इनको जोड़ेंगे, उन सारी चीज़ों की बात करेंगे। और यहाँ से शुरू होता है एक और नया एज, कैलकुलेटिक एज, यानी कि ताम्रपाषाण काल। मतलब एक नई धातु, एक नया मेटल खोज लिया गया, वो है तांबा। अब वो हार्डर है, पत्थर से ज़्यादा कन्वीनियंट हो गया, उसको ढालना आसान हो गया। अब जो औजार बनेंगे वो और ज़्यादा एडवांस होंगे। तो अगले लेक्चर में, हमारे वीडियो में, हम आपसे इस पे बात करेंगे। तो हमारे वीडियो को आप ज़रूर देखिए, और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पे ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें, ताकि हमारा वीडियो जैसे ही हम अपलोड करते हैं आप तक पहुँच सके। तो हमारा सहयोग करें, और हमारा इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमें आशा है कि आप इससे अवश्य लाभान्वित हुए होंगे। सो हैव अ नाइस डे।